हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हैंड रिटन नोट्स की सीरीज में हम दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे, हमने पिछली वीडियो में आपको दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमने आपको कहाँ तक कवर कराया था। दोस्तों हमने आपको औरंगजेब तक करवा दिया था दोस्तों। और आपको यहाँ पर देखिएगा कि मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक रहे हैं वो सभी हमने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया है। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करके उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे की सीरीज में यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम आपको सभी जो वंश हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मगध राज्य का उदय और उत्कर्ष। दोस्तों इसकी एक हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं जो कि हसीन माशुका की एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। जो बाकी के हैं वो आपको यहाँ पर याद करने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको सभी यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये जितनी भी पीडीएफ है दोस्तों 101 पेज की पीडीएफ है। जब हम ये कंप्लीट सीरीज कर लेंगे दोस्तों उसके बाद में हम आपको सभी जो इसके नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा सभी हैंड रिटन नोट्स है खान सर के द्वारा। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से वॉच करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मगध राज्य का उदय और उत्कर्ष, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है हसीन माशुका, ठीक है, जिससे आप कुछ जो वंश है यहाँ पर आप उनको अच्छे से याद रख पाओगे, ठीक है। दोस्तों है से दोस्तों मीनिंग आता है हर्यक वंश का, ठीक है। सी से शिशुनाग वंश और फिर नए से यहाँ पर नंदवंश आ जाएगा। मौ से यहाँ पर मौर्य वंश आ जाएगा। फिर 5 नंबर दोस्तों सु से यहाँ पर सुंग वंश आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर और फिर देखेंगे क से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कांस्य वंश आ जाएगा। और फिर अ से दोस्तों यहाँ पर आंध्र सातवाहन वंश यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद के जो यहाँ पर वंश है वो आप यहाँ पर देखिएगा कुषाण वंश है, गुप्त वंश है, वर्धन वंश है जिसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता था, पल्लव वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, चंदेल वंश है, प्रतिहार वंश है, पाल वंश है और फिर चोल वंश है, ठीक है। तो दोस्तों हम चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी हम आपको वीडियो के साथ कराते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, केवल वही चीज़ें यहाँ पर नोट की हुई हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पर हम आपको हर पॉइंट्स वो बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों आने की प्रबल संभावना रखता है। दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, केवल आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट्स को ही यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा वर्धन वंश जिसको पुष्यभूति वंश भी दोस्तों बोला जाता था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इसके संस्थापक पुष्यभूति पुत्र दोस्तों प्रभाकर वर्धन थे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इनकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रभाकर वर्धन के दोस्तों 2 पुत्र, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों, जयवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है। नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर एक उनकी पुत्री थी, ठीक है। और दूसरी पुत्री कौन थी दोस्तों, यहाँ पर जिसका नाम था राज्यश्री, ठीक है। तो दोस्तों हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जैसे इनके 2 पुत्र थे, दो पुत्र कौन कौन से थे दोस्तों, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है। 2 ही इनकी पुत्री रही हैं, कौन कौन सी इनकी पुत्री रही हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा राजश्री, ठीक है। इनकी एक पुत्री रही है, माफी चाहूंगा, इनकी एक पुत्री रही है जिसका नाम था राजश्री, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहा दोस्तों 606 ईस्वी से दोस्तों 647 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों 41 वर्ष यहाँ पर इन्होंने क्या किया, राज्य किया, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज बनाई, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर बनाई, कन्नौज बनाई, ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि दोस्तों बाणभट्ट था, ठीक है। पूछ लिया जाता है आपके क्वेश्चन में कि दोस्तों हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इनका नाम क्या था, बाणभट्ट यहाँ पर इनका नाम था, ठीक है। हर्षचरित्र और कादंबरी की दोस्तों इन्होंने क्या की, 2 पुस्तक लिखी, ठीक है। इनकी पुस्तक के बारे में आ जाता है कि बाणभट्ट ने जो प्रमुख 2 पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी, उनका क्या नाम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हर्षचरित्र और कादंबरी किसके द्वारा लिखित है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि बाणभट्ट की यहाँ पर प्रमुख पुस्तकें जो कि उनके द्वारा लिखी गई है उनका क्या नाम है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बाणभट्ट यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग दोस्तों 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। तो दोस्तों देखिएगा आप
आपको वीडियो के कंटेंट को देखकर ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर केवल वही पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग करवा रहे हैं जो कि आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है, जिस जिस तरीके से यहाँ पर नोट किया हुआ है। शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग ने दोस्तों एक बुक लिखी थी जिसका नाम सी यू की, ठीक है, सी यू की एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता था, ठीक है। इस पॉइंट्स को दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दोस्तों ऐसा यात्री बताइए जिसको राजकुमार की संज्ञा दी गई और जिसको शाक्य मुनि भी कहा गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, शाक्य मुनि पंडित इस तरीके का कहा गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग दोस्तों, उसी को यहाँ पर कहा गया था, ठीक है। हर्षवर्धन ने संस्कृत में दोस्तों 3 नाटक लिखे। आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये काफी संस्कृत का ज्ञाता रहा है। इसने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे। तो यहाँ पर नाटकों का नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर पहला जो नाम है प्रियदर्शिका है, दूसरा दोस्तों यहाँ पर नानंद है और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर रत्नावली, ठीक है, नागानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। प्रयाग इलाहाबाद हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष सभा करता था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर आप बताइएगा कि इलाहाबाद में जो शासक था दोस्तों हर 5वें वर्ष में सभा करता था, उसका नाम बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कन्नौज हर्षवर्धन प्रतिवर्ष सभा करता था। तो दोस्तों कन्नौज में क्या करता था, ये हमेशा क्या करता था, सभा करता था, क्योंकि दोस्तों इसने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट्स, यहां पर आप देखेंगे कि हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय सेकंड, ठीक है, के बीच नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ये फैक्ट्स दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इस फैक्ट्स को क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। आप यहां पर देखेंगे कि हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में क्या हुआ था दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया, जिसका वर्णन दोस्तों ऐहोल अभिलेख में मिलता है। दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि इस पॉइंट्स को दोस्तों आपको याद रखना होगा कि किस अभिलेख में दोस्तों उसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख में, ठीक है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता था। दोस्तों आप यहां पर इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों 5वीं बौद्ध संगति प्रयाग में हुई थी दोस्तों, ठीक है। आप यहां पर देखिए दोस्तों कि हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों एक 5वीं जो बौद्ध संगति थी वो हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बुद्ध की जो 5वीं बौद्ध संगति थी वो कहां पर हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो आपको इसका राइट आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुषाण वंश के बारे में हम यहाँ पर जो है अब देख लेते हैं, ठीक है। कुषाण वंश के बारे में भी आपके एग्जाम में हमेशा से पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कुषाण वंश के बारे में भी क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे संस्थापक दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा कुजुल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कडफिसेस, ठीक है, कुजुल कडफिसेस, जिसको इसको बोला जाता है कुषाण वंश का, ठीक है, संस्थापक, ठीक है। वास्तविक संस्थापक दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे विमकडफिसेस, इसका यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ नाम इस प्रकार से हैं कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, तो आपको क्या करना है, इसको इसी प्रकार से याद रखना है, ठीक है। भारत में आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासन काल में ही दोस्तों यहाँ पर चलाए गए, ठीक है। क्या चलाए गए दोस्तों, यहाँ पर कुषाण वंश के शासनकाल में ही शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। आप इस पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम में सीधे सीधे पॉइंट्स को पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे शक्तिशाली शासक दोस्तों कनिष्क, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे शक्तिशाली जो शासक रहा है वह दोस्तों कनिष्क रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे उसका यहाँ पर 78 से 105 ईस्वी इसका जो शासन है, ठीक है, कनिष्क का। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि कनिष्क 78 से 105 ईस्वी तक यहाँ पर इनका शासन रहा है दोस्तों। इनकी राजधानी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पुरुषपुर, जो कि दोस्तों पेशावर के नाम से भी जानी जाती है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। ये पॉइंट्स दोस्तों पूछ लिया जाता है कि कनिष्क कौन था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। कनिष्क ने सन 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कनिष्क ने सन 78 में क्या किया, 78 ईस्वी में कि शक संवत प्रारंभ किया, ठीक है। राष्ट्रीय पांचांग शक संवत पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे वसुमित्र थे, ठीक है। नेक्स्ट है
चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में दोस्तों बट गया। आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, पहला है हीनयान और दूसरा है महायान, जो कि आपके एग्जाम में कई बार आता है। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जो बौद्ध धर्म था दोस्तों, वो दो धर्मों में बट गया था दोस्तों, ठीक है, दो धर्मों में बटा था। तो ये किसकी जब सभा हुई थी, तो ये दोस्तों किसकी सभा हुई थी, किसके शासनकाल में ये हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कनिष्क ही करना है, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। आप दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, कनिष्क ने महान दोस्तों भगवान बुद्ध का चित्र सिक्कों पर बनवाया, ठीक है, कनिष्क के दरबार में। आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, इस पॉइंट्स को पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा राजा है जिसने भगवान बुद्ध का जो है चित्र अपने सिक्कों पर बनवाया था। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों शुद्ध सोने के सिक्के भी किसके शासनकाल में चले हैं? कनिष्क के शासनकाल में, क्योंकि दोस्तों आपको इस तरीके के फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं आपसे, तो इसको याद अच्छे से रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे चरक, दोस्तों चरक संहिता दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित है। अश्व घोष दोस्तों बुद्ध चरितम पुस्तक लिखी, ठीक है, अश्व घोष ने। नागार्जुन ने दोस्तों नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला और यहां पर देखेंगे मथुरा कला शैली का विकास हुआ, ठीक है, मथुरा शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों प्राचीन स्थापत्य कलाएं, ठीक है। दोस्तों इस पॉइंट्स को भी हमको क्या करना है? कवर करना है, ठीक है। इस पॉइंट से जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं? यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के मध्य प्रदेश में करवाया, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको खजुराहो के मंदिर से दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जो खजुराहो के मंदिर है दोस्तों, किस वंश ने उनका निर्माण करवाया? तो दोस्तों आपको क्या आंसर उसका देना है? चंदेल वंश, ठीक है। खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों, चंदेल वंशों के द्वारा ही बनाए गए थे। इस सीरीज में देखेंगे दोस्तों, खजुराहो का कंदिराया मंदिर दोस्तों, महादेव का मंदिर जो है निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने ही करवाया था, ठीक है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया, ठीक है। इस पॉइंट्स को भी आपको क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, खजुराहो के मंदिर का संबंध हिंदू और जैन धर्म से है, ठीक है। इस पॉइंट्स को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों, उनका संबंध किस धर्म से है, ठीक है। तो यहां पर आपको दो धर्म याद रखने हैं, हिंदू धर्म और जैन धर्म, ठीक है। हिंदू धर्म में जैन धर्म से, ठीक है, आपको दो ये याद रखना है। खजुराहो का दोस्तों यहां पर आप देखेंगे मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण दोस्तों राजा धंग ने करवाया। कन्हेरी में दोस्तों 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं दोस्तों, कन्हेरी महाराष्ट्र के मुंबई में है, ठीक है। आपको इस पॉइंट्स को क्या करना है? अच्छे से याद रखना है, ठीक है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो कि राजस्थान में माउंट आबू की अरावली पर्वत पर है और इसका निर्माण चालुक्य या सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट्स को दोस्तों आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आप यहां पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, ठीक है, जो कि राजस्थान में है और माउंट आबू की अरावली पर्वत पर है, ठीक है। माउंट आबू की अरावली पर्वत चोटी पर है और उसका निर्माण चालुक्य या सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। यह संगमरमर से निर्मित है, ठीक है। इसको क्या करना है? आपको अच्छे से याद रखना है, पूछ लिया जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में क्या है? स्थित हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एलिफेंटा और एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट, ठीक है, शासकों ने करवाया था। एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध दोस्तों मुख्यतः शैव धर्म और बौद्ध धर्म से है, ठीक है। तो दोस्तों इस पॉइंट्स को आपको क्या करना है? याद रखना है। पहले किन धर्मों से था दोस्तों? बौद्ध जो था किन धर्मों से था? हिंदू धर्म से था और जैन धर्म से था। लेकिन जो एलिफेंटा और एलोरा की जो गुफाएं हैं, इनका जो संबंध है दोस्तों, आप यहाँ पर बताइएगा कि बौद्ध धर्म से है, ठीक है, बौद्ध धर्म से है, ठीक है, मुख्यतः। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एलोरा से ही प्रसिद्ध त्रिमूर्ति, आप यहाँ पर देखेंगे त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा की प्राप्ति हुई है, ठीक है। एलिफेंटा से क्या हुई है? त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं और इसमें कुल दोस्तों यहाँ पर 34 गुफाएं हैं दोस्तों। इस पॉइंट्स को क्या करना है? आपको याद रखना है, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों गुफाएं पूछ ली जाती है, तो आपको क्या करना है? इसको याद रखना है और दोस्तों ये बताना है कि यहाँ पर 34 गुफाएं हैं औरंगाबाद में। और दोस्तों जो एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, ये मुंबई में हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, गुफा नंबर 1
से 12 तक दोस्तों बौद्ध धर्म से हैं, गुफा नंबर 13 से 29 तक दोस्तों हिंदू धर्म से हैं, और गुफा नंबर दोस्तों यहाँ पर 30 से 34 तक दोस्तों जैन धर्म को समर्पित है। इसको तो क्या करना है दोस्तों, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि दोस्तों ये फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा बनते रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट्स को क्या करना है, आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों ने जैन धर्म को दोस्तों संरक्षण दिया। ठीक है, अजंता की गुफाएं दोस्तों 29 है। अजंता की गुफाओं का निर्माण दोस्तों गुप्त शासकों ने, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि गुप्त शासकों ने करवाया था, और इसमें कुल दोस्तों 29 गुफाएं हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों गुफा नंबर 16, 17 और 19 गुप्तकालीन मानी जाती हैं, और इनका जो संबंध है दोस्तों बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि गुफा नंबर 16, 17 और 19 ये गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन की मानी जाती हैं, और इनका जो सीधा संबंध माना जाता है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से माना जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म दो तरीके से मतलब दोस्तों बट गया था दोस्तों, उसके दो टुकड़े हो गए थे यहाँ पर, पहला तो हीनयान और दूसरा था महायान। तो दोस्तों ये जो 17, 16 और 19 की गुफाएं ये महायान से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे गुफाओं का सर्व संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से है। आप यहाँ पर फिर से देखेंगे दोस्तों अजंता की गुफाओं का संबंध जातक कथाओं से है। ठीक है, आप यहाँ पर दोस्तों अजंता की गुफाओं के बारे में दिया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अजंता की गुफाओं का संबंध है वह जातक कथाओं से है। दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे सीधे पॉइंट्स यहीं से उठाकर जो है क्या करते हैं, बनते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ा रहे जो कि आपसे दोस्तों पूछी नहीं जाएंगी या आपके काम की नहीं है। दोस्तों ये सभी पॉइंट्स वो हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से उठा के पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हैंड रिटन नोट्स है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों जितना भी कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हैंड रिटन नोट्स आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, केवल यहाँ पर केवल पॉइंट्स ही आपको बताए जा रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के दोस्तों पुरी में स्थित है। इसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया। दोस्तों कई बार क्या आप सच बताइए, क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में आपसे नहीं पूछा? कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जामों में। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है। और इसे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मंदिर है जिसके ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। ओंकार वाट का विष्णु मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और इसका निर्माण दोस्तों सूर्यदेव वर्मन ने करवाया था। यह दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे द्रविड़ शैली से क्या है दोस्तों निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महाबलीपुरम का एकाश्मीय रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, और इसे सप्त पेगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, सांची का कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। दोस्तों यहीं से आपके एग्जाम में सीधे सीधे पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, किस मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। दोस्तों आपको क्या करना है, इसको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। दोस्तों अगर आपको एक बार में ये याद नहीं होते तो प्लीज़ आप एक वीडियो को क्या कीजिएगा, एक बार से रिवाइज कर लीजिएगा, आपकी हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे। ठीक है, नटराज की कांस्य शिव प्रतिमा का निर्माण दोस्तों चोल शासकों ने करवाया। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो नटराज की कांस्य शिव प्रतिमा है तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर आपको देना है, चोल शासकों ने करवाया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों देवगण का दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर दोस्तों आप यहाँ पर देख लेंगे कि किसने करवाया है, कामाख्या मंदिर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है कामाख्या मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों 1905 बंगाल विभाजन।
दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास अब आपके सामने यहाँ पर दोस्तों प्रस्तुत है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी प्रकार से यहाँ से उठा लिए जाते हैं, वही सब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, इसके बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इसको अच्छे से यहाँ पर सुनते हुए चलना है। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी और उसी समय दोस्तों फूट डालो राज्य करो का नारा दिया था। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो दोस्तों यहाँ पर विभाजन हुआ, विभाजन के समय दोस्तों एक नारा भी दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है कि बंगाल का विभाजन कौन से सन में हुआ, ठीक है, और किसने करवाया दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या नारा दिया गया, तो आप यहाँ पर नारा जो दिया गया है फूट डालो और राज करो। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय में ही इस नारे को दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, इससे जो भी पॉइंट्स आप बनते हैं दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, यानी कि लागू हुआ था। यह दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर दोस्तों राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन दोस्तों लागू हुआ। ठीक है, हुआ था और इसी दिन दोस्तों पूरे बंगाल में इसी दिन को क्या किया जाता है, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों राखी दिवस आप यहाँ पर देख रहे होंगे, राखी दिवस भी दोस्तों किसके कहने पर मनाया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 1906 दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना। अब देखेंगे दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है दोस्तों। 30 दिसंबर 1906 को सलीम उल्लाह और आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों ढाका में की। ठीक है, सीधे सीधे आपसे पॉइंट पूछ लिया जाता है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी तो दोस्तों वो कहाँ पे हुई थी, स्थान आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका। और दोस्तों इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये दोस्तों किस किस के द्वारा की गई थी। आप यहाँ पर देखेंगे सलीम उल्लाह खां और आगा खां। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रांत की स्थापना करना और ब्रिटिश सरकार से अधिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है और इसको अच्छे से एक बार से फिर से रिवीजन इसका कर लेना है, तो आपके अच्छे से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सूरत फूट। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, सूरत में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि इसको कांग्रेस का विभाजन दोस्तों 1907 में हुआ, जब इस कांग्रेस में आपस में फूट हो गई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। ठीक है, किन किन भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, तो दोस्तों ये फूट कहाँ पर पड़ी थी, सूरत में। ठीक है, सन कौन सा था, 1907। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीकों को लेकर दोस्तों पूछ लिया जाता है कि इसका कारण क्या रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस में क्या हुआ, 2 फूट पड़ गई। ठीक है, 2 भागों में ये बट गए, कौन कौन से, गरम दल और नरम दल। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दोस्तों रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि जब कांग्रेस 2 भागों में बट गई, ठीक है, नरम दल और गरम दल, दोस्तों उस समय कौन सा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको यहाँ पर बताना है कि रास बिहारी बोस ने उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वे सभी पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आप दिल्ली दरबार 1911। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे, क्योंकि दोस्तों बच्चों के हमारे पास में कमेंट्स आते हैं कि ज़्यादा जो लेंदी वीडियो होता है उसको दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, देख नहीं पाते प्रॉपर। ठीक है, तो हम क्या करें दोस्तों, आपको 20 से 30 मिनट की वीडियो आपके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम आपको दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक ही केवल टच करते हैं और उनसे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स बनते हैं वही सब आपके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम दिल्ली दरबार 1911 आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं। और दोस्तों हमारी अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।